हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। तो ये एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले आपका 1 दिसंबर को होने का था, पर बट आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को होगा। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करें। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी, इसके साथ ही साथ आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराऊँगी सीडीपी का। तो इससे पहले मैंने 3 क्लासेस करा दी थी। वो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लें। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी आप सीटेट पूछता है वो आपका सिलेबस आपका सेम सिलेबस रहता है, चेंज भी नहीं होता, सिलेबस आपका सेम है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके रिपीट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो 18 नवंबर 2012 को हुआ था। तो चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दे रखा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने भी बताया था कि जो बच्चों की त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। इससे पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो ये क्या होती हैं, बच्चों की त्रुटियाँ जो हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रुटियों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें सही कथन बताना है। यहाँ पे सही कथन क्या है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक कक्ष यानी कि एक टीचर है जो भी क्लासरूम में अगर सभी बच्चों की त्रुटियाँ, अगर सभी बच्चे त्रुटियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, अगर वो शिक्षक जो है सुधारने के एबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक की जो भी शिक्षा व्यवस्था है, टीचिंग पढ़ाने का मेथड है, वो क्या है, असफल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम यानी कि सबसे अच्छी। देखिए, सबसे पहले बात कर लें नर्सरी की क्लास। तो नर्सरी क्लास में बच्चा जो होता है बहुत ही छोटा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार से कनेक्ट होता है। तो अगर हमें क्या बच्चे को नर्सरी क्लास में किसी बच्चे को विषय वस्तु हो, थीम हो, तो कौन सी अच्छी रहेगी। देखिए, मेरा परिवार, पड़ोस, मेरा विद्यालय या फिर मेरा प्रिय मित्र। तो बच्चा जो होता है अपने परिवार से ज़्यादा मतलब करीब होता है, क्योंकि वो बाहर तो नहीं इतना छोटा बच्चा जाता है और ना ही विद्यालय कभी गया होता है, ना ही उसके फ्रेंड्स होते हैं, ना ही पड़ोसों में जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो एक अच्छी थीम रहेगी वो क्या रहेगी, मेरा परिवार है, भाई बहन है, माता पिता है, तो उनसे परिचित होता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई थीम होगी तो उनके लिए बेहतर होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे करें कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि 1st to 5th में बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, मतलब बच्चे का माहौल जो है पढ़ने का वहाँ पर अच्छा हो। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए। एक टीचर को अगर 10 बच्चे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 10 बच्चे हैं, तो किसी में विभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे आपके लिए बराबर हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये नहीं कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता है, ये वाला करेगा, वो वाला कर सकता है, ये नहीं। तो सभी बच्चों के लिए एक सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए एक टीचर को। तो किसी से विभेद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है आपका 4। एक बच्चा जो ग्रस्त है वो सा को वॉज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो एक बच्चा जो है वो इस किससे ग्रसित है, जो सा और वॉज, सा और वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो अगर वो उसे बोलो सा, तो वो लिखता है, क्या लिखता है, वॉज लिख देता है, और वॉज को सा लिख देता है। तो उसमें किसमें मतलब लिख नहीं पाता, मतलब पढ़ देता है। तो यहाँ पे किससे वो संबंधित है, तो ये वो बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया। तो उस बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया। अगर ठीक इसी तरीके से बच्चा जो है सा की जगह वॉस को लिखता है, अनक्लियर की जगह न्यूक्लियर को लिखता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिस्ग्राफिया होगा। लिखने से संबंधित जो होता है वो डिस्ग्राफिया होता है, और पढ़ने से संबंधित जो भी बच्चे ग्रसित होते हैं, तो जो भी उनमें क्या अधिगम संबंधी विकार पाया जाता है, तो पढ़ने से संबंध तो वो डिसलेक्सिया कहलाएगा, और लिखने से संबंधित हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ग्राफिया कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता जो है समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का विशेष चिन्ह है, तो कौन है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। देखिए, जो भी कह रहे हैं कि समस्या कथन में जो संकेत दे रखे होते हैं वो इंटरनली रूप से दिए होते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, तो वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी, गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो खुद ही अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। कह रहे हैं कि स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। क्या अंतर्मुखी, जैसे कि अपने अंदर ही चीज़ों को छुपा लेते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, तो ये भी गलत है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो होते हैं जो खुद अपने डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, अपने सभी कार्य खुद कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंतन जो भी थिंकिंग है उसके सूचना का जो प्रक्रमण है सिद्धांत है, तो निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें का दे रखा है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है, प्रतिक्रिया चयन है, श्रेणीकरण है, और क्या है, पूर्व प्रक्रमण। तो हमें इनको क्रम में लगाना है, तो इन चरणों को सभी को सही क्रम में लगाना है। देखिए ये ऊपर नीचे आपके दे रखे हैं अप डाउन, तो इन्हें सही क्रम में लगाना। तो सही क्रम सबसे पहले आपका आ जाएगा पूर्व प्रक्रमण, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका श्रेणीकरण, और तीसरा आपका आ जाएगा प्रतिक्रिया चयन, और चौथा आपका आ जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो आपका आ जाएगा डी क्या है, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। देखिए सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, तो सीखना क्या होता है, आपका लर्निंग, जिसे अधिगम बोलते हैं, सीखना भी बोलते हैं, उनमें जो बच्चों में निर्योग्यताएं आती हैं तो वो समानता। तो जैसे कि निर्योग बच्चे हैं, मतलब बच्चे को चीज़ें सिखाई जा रही पर वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे तो वो जो होते हैं किस तरीके के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में यहाँ पे कह रहे हैं कि उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके विशेषता, जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। देखिए आपका क्या है, वंशानुक्रम का जो भी आपकी आनुवंशिकता होती है, वंशानुक्रम का होता है, तो असर जो होता है वो क्या होता है, सभी बच्चों पे आता है। अगर बच्चों उनके पेरेंट्स, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनके बच्चे जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते, पर उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरीके से तो सीखने संबंधी जो भी निर्योग्यताएं, यानी कि जो भी एबिलिटी नहीं पाई जा रही है उन बच्चों में, तो वो कैसे नहीं पाई जा रही, क्योंकि उनके जो भी पेरेंट्स हैं तो उनमें ऐसी समस्याएं होंगी, तभी वो बच्चे नहीं अच्छे से सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। देखिए मोनिका जो है वो एक टीचर है, और यहाँ पे मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका क्या है, एक लड़की है, मतलब उनकी स्टूडेंट है। राधिका से उत्तर ना मिलने पर वो तुरंत मोहन से प्रश्न पूछती है। देखिए राधिका से क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ पे जैसे कि मोनिका यहाँ पे मोनिका ये टीचर है, और यहाँ पे क्या है, राधिका है, और यहाँ पे क्या है, मोहन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोहन है। तो टीचर ने राधिका से क्वेश्चन पूछा और राधिका ने उत्तर नहीं दे पाई, तो टीचर ने वही क्वेश्चन किससे पूछ लिया, मोहन से पूछा, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछा। तो यहाँ पे मतलब राधिका उत्तर नहीं दे पाई, तो उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मोहन से उत्तर पूछती। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वो अपना प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तब उसे लगता है कि जब मोहन जो है किसी कारणवश अपने, यहाँ पे एक टीचर क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है, तो मतलब वहाँ पर राधिका से क्वेश्चन ऐसा पूछती है कि मतलब राधिका उत्तर दे दे, लेकिन वहाँ पर राधिका उत्तर नहीं दे पाती, तो फिर वो क्या करती है, वहाँ पे क्वेश्चन को ही बदल देती है, कि मतलब जो मोहन से पूछ रही तो वो टफ क्वेश्चन पूछ रही, बदल देती है, लेकिन मोहन फिर भी संघर्ष कर रहा है बताने का, लेकिन फिर क्या करती है, शिक्षिका करती है, अपने प्रश्न के शब्दों को बदलने लगती है, फिर वो क्या करती है, जो भी शब्द कहती है उसको बदलती है। तो मोनिका की ये प्रवृत्ति किसको दर्शाती है, तो मोनिका यहाँ पे क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। तो जो भी उनकी टीचर है तो वो क्या कर रही है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए आंकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। तो कह रहे हैं इसमें एक रॉन्ग है, बाकी आपके सही है। तो सीखने के लिए जो आंकलन होता है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से का ध्यान रखता है सिवाय किसके, तो किसके रखता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका विद्यार्थियों की आवश्यकताओं। तो सीखने के लिए आंकलन जो है वो विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है, बाकी सबका रखता है, किसका, विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को भी रखता है, और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का भी रखता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार ने गोद ले लिया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा ले लिया गया। तो 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक जो भी IQ उनका टेस्ट किया गया, तो निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो भाई थे, दो जुड़वा भाई थे, जिसको एक ने अमीर परिवार ने ले लिया, ठीक है, और एक को गरीब परिवार ने ले लिया। तो इसके बाद क्या गया, 1 साल के बाद जो था, 1 साल के बाद जो था उनका क्या किया गया, उनका IQ किया गया, बुद्धि लब्धांक के, देखें इनकी बुद्धि कितनी होगी और उनकी बुद्धि कितनी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं होता, बुद्धि से। तो यहाँ पे कहने के सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को कोई प्रभावित नहीं करता है। तो ये नहीं है कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो उनकी बुद्धि को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है वो आपका क्या है, लिखना। देखिए जो काम आप अपनी फिंगर से करते हैं वो आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल, तो जो आप हाथ की फिंगर से, मतलब जो भी आपकी फिंगर्स हैं उनसे कर रहे हैं छोटे छोटे काम, जैसे लिखना है या फिर बटन लगाना है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो वो आते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल में। और जैसे कि दौड़ना है, ठीक है, तो ये आप किससे करेंगे, पैरों से दौड़ेंगे। चढ़ना है, ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, पैरों से करेंगे। फुदकना है, तो ये जो है मतलब उसमें ज़्यादा आपकी मसल्स वर्क करती हैं, लेकिन इसमें क्या करती हैं, बहुत ही कम मसल्स वर्क करती हैं। जैसे लिखना है, पढ़ना है, सॉरी लिखना है, या फिर कुछ बटन लगाना है, या फिर कोई आर्ट बनाना है, तो इसमें क्या होते हैं, आपकी फिंगर से वर्क करते हैं। तो ये आपका क्या कहेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल, और जो है सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं, और आपके होते हैं दूसरे एक होते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो ये आपके तीनों जो आ जाएंगे वो स्थूल गतिक कौशल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि आपका दौड़ना, पढ़ना, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए जो वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो उसका निहितार्थ क्या था, तो उसका था कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, जैसे कि बच्चे जो हैं सहयोगात्मक साथ में मिलकर अपनी समस्या का समाधान करें। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाहरी वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। देखिए जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो क्या होती है, बाहरी वातावरण, यानी कि बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है उसमें स्थित है, तथा सहयोगी होता है। अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण, वस्तुओं, औजार, किताबों और मानवीय इत्यादियों से ही हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिनमें व्यक्ति भी रहता है, व्यक्ति में वितरित होता है। ये सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की का सिद्धांत सुझाता है कि जब हम समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं या फिर सहयोग करते हैं, तो उसके द्वारा ही बच्चों में क्या होता है, ज्ञान निहितार्थ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। देखिए जो किशोर होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, तो वो किसका अनुभव कर सकते हैं, तो वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृत, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के क्या होते हैं, प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। देखिए किशोर होते हैं तो वो अपने रंग रूप पर भी ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं, मान सम्मान पर भी किशोर हैं, तो वो सब पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर है, देखिए शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता, देखिए शारीरिक रूप से, तो किसी शरीर में अगर उनकी किसी कोई दिक्कत है बच्चों में, तो वो किससे, तो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है, डिस्ग्राफिया, जैसे कि अगर वो किसी लिख नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ें अपने शरीर से लिख नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनमें डिस्ग्राफिया होगा। तो डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, ये एक जो होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और तो डिस्कथीमिया, तो ये सभी क्या है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्थीमिया है, डिस्ग्राफिया है, तो ये सभी बच्चों में कोई रोग नहीं है। अगर बच्चा नहीं कर पाए, ये एक विकार कहलाता है। क्या कहलाता है, विकार, जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया जाता है, जो शारीरिक रूप से, जैसे इसमें बच्चों के लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16, आंशिक पुनर्बलन। तो जो आंशिक पुनर्बलन है वो क्या है, तो देखिए आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन जो होता है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, तो इसके बारे में बताएं। देखिए आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय है कि सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। देखिए मान लीजिए कि आप टीचर के पास जा रहे हैं, टीचर्स को मान लीजिए कि जैसे कि आपने यहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक छोटा आ बनाया, ठीक है,
तो यहाँ पे मतलब टीचर ने दिया, पर आप टीचर ने यहाँ पे दिया कि आप आ बनाइए, तो आप क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो कभी आप ऐसा बना देते हैं, तो कभी गलत बना देते हैं, कभी सही बना, बहुत सारी आप क्या करते हैं, अनुक्रियाएं करते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं, और ये मन में सोचते हैं कि यहाँ पर पता नहीं इसमें से मेरा कौन सा आर्ट मैम को ठीक लगेगा, सही लगेगा। तो वहाँ पर उसके लिए क्या करते हैं, आप बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं। तो बहुत सारे आ बनाते, मान लीजिए कि आपने 100 आ बना दिए, तो बहुत सारी क्या किया, आंशिक पुनर्बलन किया, बार बार किया, बार बार किया, कि मतलब पता नहीं, आपको यही नहीं पता है कि इसमें से कौन सा सही हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अनुक्रिया करेंगे, आंशिक पुनर्बलन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। लेकिन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आर्थिक अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्रों को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता, और ये प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। अब यहाँ पर जो है, जैसे कि उसने 1 से लेकर 100 तक जो आ बनाए, बहुत ही तत्पर होकर बनाए। उसने क्या अच्छे से अच्छा करें, और क्या पता कौन सा आ जो है मैम को मेरा पसंद आ जाए। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो होता है वो आंशिक पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। मान लीजिए कि एक सशक्त विद्यालय है, एक स्कूल है, वो चाहता है कि अपने शिक्षकों में, जो भी उनके स्कूल के टीचर्स हैं, वो चाहता है उनकी योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किसे देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, अभिवृत्ति को क्या देगा, सर्वाधिक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि, देखिए अंतः विषय, तो अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि क्या है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो अगर बच्चे जो होते हैं, अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है क्या है, तो इसका जो क्या आपको बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा जो होता है चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए कि आपने चीज़ों को सीखा, टीचर्स ने आपने को बताया, तो आपने क्या किया, उसका डेली यूज़ में उसका क्या किया, अप्लाई किया, उसका आप डेली लाइफ में उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को सीखे गए ज्ञान का, मान लीजिए कोई भी नॉलेज हुई, मान लीजिए आपको गणित की नॉलेज हो गई, आपको टीचर ने पढ़ाया, गणित की नॉलेज हो गई, तो आपकी क्या है, शॉप है, तो वहाँ पर आप गणित के ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे जोड़ करना है, कैसे घटाना करना है, तो इन सब का अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं, अंतः विषय अनुदेशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है, तो उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे करें कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो कौन विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, तो कौन बना सकता है, तो विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा ना करें। मान लीजिए कि बच्चा खुद कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो टीचर को उन्हें रोक टोक नहीं करना चाहिए, उसे वैसे ही करना देना चाहिए। तो शिक्षक को जब शिक्षार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, कि मतलब बच्चा जो है खुद से एक तो कार्य कर रहे हैं और हम उससे कहें कि ये कार्य जो है बच्चा वो ठीक तरीके से करेगा, तो बच्चे शिक्षक को ऐसी परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही करेगा, बल्कि ये उनके द्वारा की गई जो भी त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जो अब जब बच्चे ने कोई काम किया तो हम क्या कर, उन शिक्षक ये कह सकता है कि जो त्रुटियां की हैं इनको अगली बार ना करना, तो उनके लिए मोटिवेट कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करें। तो टीचर ये ना करे कि मतलब ये जो भी बच्चा काम कर रहा है वो परफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे बच्चा गलतियाँ करेगा और टीचर का काम है बच्चे को मोटिवेट करे ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना करे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी क्या है, तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी रूपिमय क्या है, रूपिमय।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या था कि सब बुद्धि जो है एकांकी ना होकर बहुकारकीय होती है, कि क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बुद्धि होती है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई शिक्षक बनता है, तो सभी में, कोई किसान बनता है, तो सभी में अलग अलग, कोई संगीतकार बनता है, तो सभी में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है। तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। देखिए, कौन सीखने के लिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग कोई भी वीडियोस देख रहे हैं या फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन अभिप्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे आप मोटिवेट होंगे ना, तो कौन कर रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि हम सीटेट एग्जाम देकर जो भी कोई भी वैकेंसी निकले तो वहाँ पर अप्लाई करें और वहाँ पर हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या है, सीखने के लिए अधिकतम अभिप्रेरित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे करेंगे बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। जो भी बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ है वो किससे संबंधित है, तो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, तो शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25 है, 16 वर्षीय यानी कि 16 वर्ष का बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण, जैसे कि बुद्धि लब्धि जब उसका IQ टेस्ट किया गया तो उसमें कितने प्राप्त हुए, तो उसकी जो IQ है वो 75 है। उसकी मानसिक आयु कितनी है, तो देखिए उसकी जो यहाँ पे 16 वर्ष का है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16 वर्ष का एक बच्चा है और जिसने जो उसका IQ कितना है, 75 है, और उसकी हमें मानसिक आयु निकालना है। तो मानसिक आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या है, जो IQ है, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है IQ = MA। तो यहाँ पे आती है मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु CA, क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसके IQ को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो IQ है वो कितना है आपका 75 है, क्या इतना है 75 है, = और जो आपका क्या है, आपकी आ जाएगी मानसिक आयु। तो हमें मानसिक आयु निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मानसिक आयु निकालना है। और जो वास्तविक आयु आपकी दे रखी वो कितनी है, तो वास्तविक आयु दे रखी वास्तव में 16 वर्ष × 100। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे इतना हो गया, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं फिर से यहाँ पर करती हूँ। तो अब यहाँ पर हमने ये सब कर लिया है, तो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो हमारा IQ था वो कितना था, 75 था, और हमें क्या निकालनी थी, मानसिक आयु निकालनी थी। और यहाँ पे हमारे कितनी है, जो वास्तविक आयु कितनी थी, 16, 100 आ जाए। अब क्या करेंगे, जो हमें क्या निकालना है, MA, तो मानसिक आयु निकालनी है, MA इधर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 16, 75 × 16, और यहाँ से हमने इसकी 16 की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1600। तो यहाँ पे हमारी निकल के आएगी 12 वर्ष, कितनी आएगी, 12 वर्ष निकल के आएगी एज। तो हमारा जो आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों की जो पोर्टफोलियो है, विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो की सामग्री, जो भी पोर्टफोलियो उसके लिए जो भी मटेरियल का चयन कर रहे हैं, तो उस समय डैश का डैश ज़रूर होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए, तो विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। विद्यार्थियों को भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर रखेंगे, तो विद्यार्थियों का वहाँ पर समावेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग है, एक जो है यहाँ पर सिवाय, तो यहाँ पर निकालना है, तो पृथक्करण, तो पृथक्करण के सिवाय जो है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो सफल समावेशन को किसकी किसकी आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाना, अभिभावक की भागीदारी और क्षमता संवर्धन, इन सबकी सफल समावेशन को आवश्यकता होती है, सिर्फ पृथक्करण को छोड़कर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में अगर हम चाहते हैं जो भी हमारा स्कूल है उसमें जो भी लिंग भेदभाव, जेंडर भेदभाव है, उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करता है? संतुष्ट करता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा सर्वाधिक तरीका उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे जो सर्वाधिक तरीका जो उपयुक्त होगा वो कौन सा होगा? आपका बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति तो क्या होगा यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपका क्या है? आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति, हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हों। तो और जो बच्चे मतलब कभी नहीं स्कूल आते हैं तो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम चाहते हैं जो बच्चे छूट चुके हैं, दूर हैं, जिनका घर है स्कूल से, तो उनको वो भी बच्चे स्कूल में आएँ। तो उनके लिए कैसे विद्यालय खोलना चाहिए? आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, जैसे वहाँ पर रहने की भी उनकी सुविधा हो, विद्यालय में पढ़ें और वहीं पर रहें और वहीं पर खाना वाना उन्हें मिले। तो ये क्या है? उनके लिए इस तरीके के आवासीय विद्यालय खोलना क्या रहेगा? उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए जो 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 2012 में आपका एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी 30 क्वेश्चन, और मैं आप लोगों के AVS की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।